Good morning, students. Today, will I will describe you to chapter number 2 of your Hornbill book. The name of the chapter is "We Are Not Afraid to Die. If we can, all be together." So, students, basically, this chapter is based on the adventure, and this is written by Gordon Cook and Ellen East, and these both were the very famous sailor of the England at their time. And this chapter is basically focused on the concept of valor, bravery, and courage. There's this is that आपको पता होना चाहिए कि जो नाविक होते हैं, जो भी सेलर होते हैं, जो पुराने टाइम के सेलर थे, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके पास साहस होता था, बहुत ज़्यादा वो पराक्रमी होते थे। कहने का मतलब ये है कि वो अपने सामने आने वाली किसी भी मुसीबत से घबराते नहीं थे, डरते नहीं थे, बल्कि वो उसका दृढ़तापूर्वक सामना करते थे। एंड दे वर वेरी कॉन्फिडेंट दैट आफ्टर सम टाइम्स दे विल डेफिनेटली विन दैट पर्टिकुलर टास्क। वो कभी भी अपने सामने आने वाली मुसीबतों को देख करके घबराते नहीं थे। उनके अंदर एक गजब का जज्बा होता था, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो फीलिंग होती थी, दैट वाज वेरी इनॉर्मस इन देयर माइंड। तो द स्टोरी बिगिंस विद द concept of revolving across the world with the help of their ships। तो ये कहानी जो है वो दो ऐसे नाविकों की है, जेम्स गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट की, जिन्होंने एक सपना देखा था कि जो पहले के आपको पता होने चाहिए कि जितने भी हमारे बहुत बड़े बड़े सेलर हुए हैं, बहुत बड़े बड़े डिस्कवरर हुए हैं, जिन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों को खोजा, उनको दुनिया के सामने लाया। और उसमें आप बोल सकते हैं जो फेमस नेम्स हु वर मेड द सिग्निफिकेंट टास्क वर मैगलेन, कोलंबस, वास्को डी गामा, कैप्टन कुक। These were the iconic sailors at that time, and they have given the concept of exploring the world. And this was not easy because at that time the technology was not so advanced. So they have टेकन द रिस्क। उन्होंने एक जोखिम लिया, उन्होंने एक खतरा मोल लिया समुद्र में जाने का और दुनिया के अलग अलग हिस्सों को ढूंढने का। तो ये कहानी जो है ये बेसिकली उसी थीम पे इसको डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे जो राइटर हैं, ठीक है, तो इनका एक ड्रीम होता है, इनका एक सपना होता है। एंड व्हाट इज़ द ड्रीम? दैट दे वांटेड टू विजिट द वर्ल्ड अगेन आफ्टर कैप्टन कुक। जो कैप्टन कुक था वो इनका रोल मॉडल था, और कैप्टन कुक की तरह ये भी दुनिया को क्या करते थे, एक बार फिर से अपनी समुद्री यात्रा के जरिए उसको नापने का एक उन्होंने सपना देखा हुआ था। तो यहाँ पे जो राइटर हैं वो एक बिजनेसमैन है, 37 ईयर्स ओल्ड हैं, उनकी एज जो है वो 37 ईयर की है, और वो अपने दे आर वेरी habitual to travel from one nation to another with their cruise। and his wife's name was मैरी। उसकी पत्नी का नाम जो होता है वो मैरी होता है राइटर के। और वो पिछले 16 ईयर से अपने आप को क्या कर रहे थे, इसी तरह की जो समुद्री यात्रा होती है, समुद्री यात्रा के लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज़ वोयाज। सो दे वर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर द वोयाज ऑफ सेवरल कंट्रीज सिंस लास्ट 16 ईयर्स। वो पिछले 16 सालों से इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने एक प्रोफेशनली एक बहुत ही एडवांस, उस टाइम पे जो जितना एडवांस हो सकता था उतना एडवांस उन्होंने एक बोट बनाया था अपने लिए, जो कि लगभग 23 मीटर लंबी थी, ठीक है, और उसका जो वेट था वो नियर अबाउट 30 टन, इट मीन्स 3000 kg के आसपास उसकी जो नाव थी। और उस नाव को, बोट को उन्होंने क्या नाम दिया था, वेव वॉकर नाम दिया था, ठीक है। द नेम ऑफ दैट शिप वाज वेव वॉकर। इट वाज नॉट, यू कैन से दैट इट वाज शिप, बट इट वाज द एडवांस्ड बोट। ये बहुत एडवांस तरीके की बोट थी, और उस उन्होंने वेव वॉकर का नाम दिया था। वेव वॉकर मीन्स द बोट विच कैन ट्रेवल विद द हेल्प ऑफ सी वेव्स, जिसको हम
लहर बोलते हैं, समुद्री लहरें बोलते हैं। तो उन समुद्री लहरों की सहायता से ये नाव जो थी उसको चलाना था उन्हें, और इसके लिए उन्होंने कई महीने तक उसको अलग अलग जगहों पे उसको ट्रायल किया था, उसको टेस्ट किया था कि ये पार्टिकुलरली सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और फाइनली वो भी दिन आया, वो जो मोस्ट वेटेड टाइम जो था, जिसके उनको बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, वो टाइम भी आया। और एंड इट वाज द जुलाई 1976 व्हेन द राइटर विद हिज वाइफ सुजैन एंड हिज 2 चिल्ड्रेंस, द सन जोनाथन एंड चाइल्ड सुजैन, डॉटर सुजैन, एंड दिस 4 स्टार्टेड देयर वोयाज। और वो स्टार्टिंग जो है वो अपने बेटे बेटी और उनके बच्चे आप देख सकते हैं कि बहुत छोटी उम्र के हैं। तो इन लोगों ने मिल करके लगभग इंग्लैंड से वो मतलब यूरोप से होते हुए एशिया और अफ्रीका तीनों कॉन्टिनेंट को उनको कवर करना था। तो इंग्लैंड से उन्होंने अपनी यात्रा जो थी वो साउथ अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणतम शोर है, विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि अफ्रीका जो है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अगर हम मैप पे देखते हैं तो उसकी जो आकृति दिखती है, उसकी जो शेप बनती है, वो लगभग नॉट एग्जैक्टली बट प्रोबेबली अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ जस्ट लाइक इट अपीयर्स लाइक द ईयर्स ऑफ द एलिफेंट। जो हाथी के कान होते हैं ना, उन्हीं के जैसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो मैपिंग बनती है, जो उसकी मैप पे एक शेप बन के आती है, वो बिल्कुल हाथी के कान जैसी होती है। तो जब आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट को ध्यान से देखेंगे मैप में, तो सबसे जो निचला देश वहाँ पे सबसे जो बॉटम लाइन का पॉइंट पड़ेगा साउदर्न मोस्ट, दैट इज़ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में एक शहर है केप टाउन, तो वहाँ तक उनको केप टाउन तक पहुँचना था। तो शुरू में उनका जो मतलब पूरी वोयाज जो थी, जो ड्यूरेशन उन्होंने फिक्स कर रखा था, दैट वाज ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के लिए उन्होंने उस मतलब 3 साल की ट्रिप पे वो निकले हुए थे। तो स्टार्टिंग में यूरोप से मीन्स ब्रिटेन से लेकर के और केप टाउन दक्षिण अफ्रीका तक का जो उनका ट्रैवलिंग था वो तो बहुत अच्छा था, उसमें तो उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। फिर वो क्या करते हैं, वो बड़े आराम से वहाँ तक पहुँच जाते हैं और वो अपने साथ क्रू मैन को लेके जाते हैं। क्रू मैन वे आदमी होते हैं जो बोट्स की सेलिंग में और उसके डायरेक्शंस में, उसको नेविगेट करने में उनकी हेल्प करते हैं। तो उनके क्रू मैन जो होते हैं वो 2 लोग होते हैं, लैरी विजिल और हर्ब सिगलर। तो उनको वो अपने साथ ले जाते हैं और वो जो साउदर्न इंडियन ओशियन है, जो दक्षिणी हिंद महासागर है, उसमें जो भी ओशियन वेव्स होती हैं, जो भी उस टाइम की डेडली वेव्स विंड होती हैं, वो सारी जो होती हैं वो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होते हैं और उस एडवर्स कंडीशन में उनको बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो धीरे धीरे जब तक वो केप टाउन तक पहुंचते हैं, उसके बाद तब तक तो उनके लिए सब कुछ चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो फिर इंडियन ओशियन में एक बहुत बड़ी मतलब बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वेव ये विंड जो होती है, ओशियन विंड जो होती है, वो जेनरेट होती है और फिर धीरे धीरे वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। उनके लिए आगे बढ़ना जो होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और तब तक क्रिसमस का समय आ जाता है, 25 दिसंबर, जो क्रिश्चियंस का बहुत ही होली फेस्टिवल होता है, क्रिश्चियन का टाइम होता है। वहाँ पे वो क्रिश्चियन जो होते हैं वो बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दौरान उनके पास एक मतलब क्रिसमस का जो डेट होता है वो आ जाता है। एंड एट दिस टाइम टिल द क्रिसमस दे वर नियर अबाउट 3500 किलोमीटर इन द ईस्ट ऑफ द केप टाउन, बट बिकॉज ऑफ द एडवर्स वेदर कंडीशंस दे वर नॉट कैपेबल ऑफ कंटिन्यूइंग देयर जर्नी। वही अपनी यात्रा को और ज़्यादा कंटिन्यू करने के लिए मतलब उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। फिर अगले 1 हफ्ते तक इसी तरह से उनकी जो तूफ़ानों के साथ मुठभेड़ एक तरह से बोल सकते हैं, या फिर उनके साथ जो इनकाउंटर होता है उनका, वो चलता रहता है।
तो फिर 2 जनवरी जो मतलब नया साल आ जाता है, 2 जनवरी जो होता है, तो उस दिन हवा जो होती है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा अपने आप में डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा तबाही लाने वाली स्वरूप धारण कर लेती है। और वो हवा जो होती है वो उनके पूरे जो बोट होती है उसकी जो सबसे ऊंची पीक पॉइंट होता है, जिसको हम लगून बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ तक वो पहुँच जाती है। और हवा जो होती है वो अपने साथ जो टाइड्स होती हैं, जो लहरें होती हैं, जो वेव्स होती हैं ओशियन की, उसको बहुत ज़्यादा ऊंचा कर देती हैं। और इस वजह से उनकी पूरी की पूरी बोट जो होती है वो उसमें पानी भर जाता है, पूरी तरह से वो पानी में से भर जाती हैं। और जो शिप जो होती है उस पर से कंट्रोल इन लोगों का धीरे धीरे खोने लगता है। तो इस तरह के जो कि कंडीशंस जो होते हैं वो कॉमन होते हैं ओशियंस में। तो जो सेलर्स होते हैं या फिर जो उनकी क्रू मेंबर्स होते हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। तो अपने साथ लाइफ सेविंग बोट्स और ऑयल स्किन इसके अलावा जो ये फ्लोटिंग जैकेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें वो ले कर के चलते हैं। तो उसके बाद फिर तभी अचानक से जो वेव्स होती हैं वो बहुत तेज़ हो जाती हैं और फिर वो इसको राइडर को उसमें से बोट में से पुश करके बाहर पुश कर देते हैं, वो वहाँ से बाहर गिर जाता है। लेकिन फिर सडनली वो रिवर्स वेव्स जो होती हैं वो आती हैं और फिर उसको वापस बोट में फेंक देती हैं। लेकिन इतना ज़्यादा जर्क लगने की वजह से, इतना ज़्यादा झटका लगने की वजह से वो मतलब बहुत ज़्यादा उसको चोट लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस सब में थोड़ी मतलब वो अपने आप को मतलब अपने आप को और बोट को दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू get control over the boat and finally they get success in that activity. But during this the main problem created that the a lot of ocean water is deposited in the inside the boat. नाव के अंदर बहुत सारा जो पानी होता है, समुद्री पानी, वो उसमें जमा हो जाता है एंड इट क्रिएट्स द रिस्क ऑफ गेटिंग ड्राउन ऑफ द बोट। तो इससे नाव के डूबने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो फिर वो उसको पानी को बाहर निकालने के लिए सोचते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उनका मेन पंप होता है जो पानी को उसमें से बाहर आउटसाइड में पंप करने के लिए जो पंप्स उसमें सेट किए गए होते हैं वो वर्क नहीं करते हैं। वो इतनी ज़्यादा बोट्स के इधर उधर होने से, हिलने से वो कहीं उसमें कोई टेक्निकल एरर आ जाता है और वो काम नहीं कर पाते हैं और वो जो वायरिंग होती है वो भी उसी में शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो इसलिए अब वो उसको उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि अगर जल्दी ही पानी को उसमें से बाहर नहीं निकाला गया तो पूरी बोट और सारे लोग जो हैं उनके डूबने का डर पैदा हो गया था। तो फिर वो हैंड पंप से उसमें हैंड ऑपरेटेड पंप जो होता है उसको लगा देते हैं और फिर एक इमरजेंसी पंप वो रखे रहते हैं, उसको लाते हैं और मतलब किस्मत अच्छी होती है कि वो पंप जो होता है उनका काम कर जाता है और फिर वो उसमें से पानी को बाहर निकाल देते हैं। तो इस तूफ़ानी जो लहरें थी उन्होंने कई मतलब जितने भी उनके फैमिली मेम्बर्स थे उनको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई थी और उनकी जो वाइफ थी सू, उनके सिर में, उनके हेड में स्वेलिंग हो गई थी चोट लगने से, वो उसमें सूजन आ गया था। इसके अलावा उनके जो बच्चे थे वो भी बोट पे कई बार इधर उधर गिर गए थे और उनको भी बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। तो ये सब कुछ मतलब पिछले 15 घंटे मतलब धीरे धीरे 15 घंटे लग जाते हैं उनको पूरी तरह से नाव को अपने कंट्रोल में करने के लिए। फिर धीरे धीरे उन्होंने जितना हो सकता था उतना उसको मैनेज करने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी अभी ये नहीं कहा जा सकता था कि बहुत अच्छे पोजीशन में थे। दे आर नॉट इन द वेरी कमांडिंग पोजीशन बट द सिचुएशन वाज नाउ अंडर कंट्रोल। तो अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने डिसाइड किया कि फिर वो किसी तरीके से उनके जो सर्वाइवल की कंडीशंस थी वो बस इतनी थी कि जब तक वो वहाँ से उस पंप वाटर्स को जो कलेक्ट हो गया था बोट के अंदर उसको जब तक वो पंप नहीं कर देते हैं, बाहर एग्जिट नहीं कर देते हैं, तब तक वो
सेफ नहीं कहे जा सकते थे, तब तक उनकी लाइफ को रिस्क था ही। तो धीरे धीरे अगले 36 घंटे तक वो लगातार मेहनत करते रहे और धीरे 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 उन्होंने जितना भी पानी जमा हुआ था नाव के अंदर उसको उन्होंने पंप के थ्रू अपने बकेट के हेल्प से या फिर मैनुअली जैसे भी उन्होंने मैनेज किया और फिर धीरे धीरे उन्होंने उस सारे पानी को 36 घंटे की कंटिन्यूअस एफर्ट के बाद किसी तरह से वो उसको बाहर निकालने में सफल हुए। और फिर धीरे धीरे वो पानी जो है काफ़ी हद तक उन्होंने निकाल दिया और अब बोट जो थी उसके डूबने का रिस्क जो था वो मिनिमम हो गया था, नॉमिनल हो गया था। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट द एक्सपेक्टेशंस, courage. So it's not necessary that you are physically healthy, it means you are brave. The brave is quite different from the physical strength. Physical strength can't be the cause of the bravery or valor. तो शारीरिक रूप से अगर आप मजबूत हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप साहसी भी उतने ही हैं। तो आपको साहसी होने के लिए आपके अंदर से गट्स होने चाहिए, आपके अंदर से एक इंस्पिरेशनल फीलिंग आनी चाहिए और वो इंस्पिरेशनल फीलिंग जो है वो उस एडवर्स कंडीशन में उनके बच्चे ने उनको प्रोवाइड कराया। उनका जो बच्चा था जोनाथन, वो एकदम लीडर मतलब एकदम फियरलेस बना रहा और उसने कहा कि जब तक सारे लोग उस बोट पे जितने भी मेंबर्स थे वो सारे लोग जब तक एक पास सही सलामत नहीं हो जाते हैं, जब तक सब लोग ठीक से नहीं हो जाते हैं तब तक वो डरेगा नहीं, तब तक वो मौत भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तो अपने छोटे से बच्चे का ये हिम्मत, ये धैर्य और ये साहस देख करके जो राइटर होता है, जो बोट मैन होता है और जितने भी उसके क्रू मेंबर्स होते हैं उन सारे के अंदर एक अंदर से बहुत ज़्यादा एक करेज की फीलिंग आती है, एक बहुत ज़्यादा उनका जो मोरल होता है वो मोरल बूस्ट अप हो जाता है, उनका जो मनोबल होता है वो काफ़ी ऊंचा हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो सब जो हैं अपना पूरा जोर लगा देते हैं, दे इम्प्लीमेंट देयर होल एफर्ट टू कम आउट फ्रॉम दैट एडवर्स सिचुएशन एंड फाइनली दे गेट मैनेज टू कंट्रोल द सिचुएशन। वो किसी तरह से धीरे धीरे अब तूफ़ान जो होता है उसकी स्थिति मतलब तूफ़ान जो होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसको अपने बुद्धिमत्ता से और फिर अपने जो उनका अप्रोच होता है, पॉजिटिव अप्रोच होता है, उसके बलबूते पर वो उसको धीरे धीरे उस तूफ़ान से बाहर निकाल लेते हैं। और फिर जो लैरी होता है वो बोलता है कि 185 डिग्री का एंगल बना करके अब बोट को सीधे दिशा में ले जाना होगा। तो फिर वो वापस जो है आपको एम्स्टर्डम के पास उनको एक आइलैंड दिखता है। एम्स्टर्डम जो है वो यूरोप का एक देश है, नीदरलैंड। पहले उसको हॉलैंड बोलते थे, अभी उसका नाम चेंज हो गया है, उसको नीदरलैंड बोलते हैं। तो नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम, तो वहाँ पे उनको एक छोटा सा आइलैंड दिखा, ठीक है। तो फिर उस आइलैंड को टारगेट करके उन्होंने अपनी 185 डिग्री का एंगल वहाँ से बना करके फिर धीरे धीरे वो उस आइलैंड की तरफ जाने लगे और फाइनली जो है वो उस आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। तो इसके बाद फिर उनके जब वो आइलैंड पे सही सलामत पहुँच जाते हैं, सो यू कैन इमेजिन दैट हाउ हैप्पी दे वर। आप सोच सकते हैं कि वो कितने खुश रहे होंगे। दे वर the most happiest soul on the earth. They were very happy that finally they were succeed to conquer the difficulties created by the adverse conditions. तो जो भी प्राकृतिक आपदाएं थीं, जो भी मुसीबतें उनके सामने पैदा हुई, जो भी बाधाएं उनके सामने आईं, उसको उन्होंने किसी तरह से अपने साहस, हिम्मत और पराक्रम के बल पे उनको पीछे छोड़ा और एक सफल यात्रा जो है उन्होंने इस तरह से संपन्न किया। तो इस चैप्टर से ये हमें सीख मिलती है कि वी शुड नेवर लूज आवर टेम्पर, वी शुड नेवर गेट होपलेस, बिकॉज देयर इज अ पॉपुलर सेइंग इन इंग्लिश दैट होप इज द पुअर मैन्स ब्रेड। सो ऑलवेज कीप होप, बी पॉजिटिव एंड थिंक creative. Don't get lost your hope. Never leave the company of hope. If there is hope, there is chance. If you are having hopes, if you are having positive attitude,
definitely it may be delay, but it's damn sure that you will get the success finally. So that's all about this chapter. I hope that you have understood the summary of this chapter. I would like to suggest you that read 1 or 2 times the chapter and try to understand the main theme of the chapter again and again, and you will get clear about all this. That's all. Thank you.